तो दोस्तों ये क्लास संक्रामक रोग से संबंधित है और मैं आज आपको एड्स वाला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने बर्ड फ्लू, रेबीज और हेपेटाइट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम एड्स वाला कंप्लीट करेंगे आज। तो यह क्या है एड्स, है ना। तो ये क्या है, प्रतिरक्षीहीनता और यौन संचारित रोग है। कैसा रोग है ये? प्रतिरक्षीहीनता और यौन संचारित रोग है ना। यौन संचारित रोग है ये, मोस्ट IMP है। जो मानव में प्रतिरक्षीहीनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है ये? प्रतिरक्षीहीनता विषाणु HIV द्वारा होता है। यह रोग प्रमुख रूप से प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। ये क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और इसके बाद अन्य रोगों से लड़ने में भी अक्षम होता है ये। और अगर हमारे शरीर में अगर दूसरे रोग हैं तो उनसे लड़ने में भी क्या होता है ये? अक्षम होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित रक्त, संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, संक्रमित महिलाओं से उसके शिशु को तथा संक्रमित महिला द्वारा स्तनपान कराने से फैलता है ना। तो ये कैसे फैलता है? तो ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, संक्रमित रक्त, अगर रक्त संक्रमित है और संक्रमित सुई है तो भी फैल सकता है ये। उसके बाद गर्भवती महिला, संक्रमित गर्भवती महिला और से उसके शिशु को, या संक्रमित महिला स्तनपान कराने वाली महिला से भी फैल सकता है ना। अगर कोई महिला एड्स से पीड़ित है और वह अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उससे फैलता है। और अगर कोई गर्भवती है और वो संक्रमित है तो वो उससे बच्चे को भी होता है। अगर डॉक्टर हमें संक्रमित सुई से इंजेक्शन लगा देता है तो भी एड्स होने की संभावना है। उसके बाद यह, अगर हमारे शरीर में और भी कुछ बीमारियां हैं तो ये उनसे लड़ने में भी क्या होता है? असक्षम करता है शरीर को ना। और ये किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और इसका वायरस का नाम है HIV वायरस, है ना। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है इसका। और ये यौन संचारित रोग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इस रोग से ग्रसित रोगों को सिर दर्द, रोगी को क्या होता है? अगर ये रोग है तो रोगी को कौन कौन सी दिक्कत आ सकती है? सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सांस लेने में परेशानी, खांसी, अधिक पसीना आना, धुंधला दिखाई देना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। अगर कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है ना, तो उसमें सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी, बुखार, खांसी और ज़्यादा पसीना, धुंधला दिखाई देता है ना। ये इसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद HIV वायरस, है ना, ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस सहायक T कोशिकाओं की सतह पर स्थित, है ना। जो HIV वायरस है ये सहायक कौन सी कोशिका? T कोशिकाओं की सतह पर स्थित CD4 नामक प्रोटीन के साथ जुड़कर क्या करता है ये? CD4 नामक प्रोटीन के साथ जुड़कर अपनी प्रतिकृति बनाता है ना। ये वायरस क्या करता है? T कोशिकाओं की सतह पर स्थित CD4 नामक प्रोटीन के साथ जुड़कर अपनी प्रतिकृति बनाता है, जिससे ये वायरस CD4 कोशिकाओं तथा सहायक T कोशिकाओं को नष्ट कर उनकी संख्या को कम कर देता है ना। T कोशिकाओं को कौन नष्ट करता है ना? ये वायरस, ठीक है, HIV। और ये T कोशिकाओं को नष्ट कर उनकी संख्या को कम करता है। और उसके बाद जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। इस रोग का फिलहाल कोई विशेष उपचार नहीं है। और इससे बचने के लिए क्या, मतलब बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। एड्स से तो निम्नलिखित प्रकार की जांचें की जाती है ना। अब जांचों के बारे में पढ़ेंगे कि एड्स के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। इससे क्या मतलब, कैसे ग्रसित होते हैं, इसका ये किसको प्रभावित करता है ना। ये T कोशिकाओं की सतह पर CD4 नामक प्रोटीन के साथ जुड़कर क्या करता है? ये प्रतिकृति बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिसा, ये एड्स हेतु निम्नलिखित प्रकार की जांचें है ना। तो एलिसा जांच होती है इसके, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR बोलते हैं इसे, है ना। वेस्टर्न ब्लॉट, स्पॉट अथवा एंटीजन, CD4 मतलब लिम्फोसाइट गणना, रोपी जांच तथा करपास जांच। आगे बढ़ते हैं। अब डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। यह रोग, डायरिया क्या है? तो यह रोग नोरो वायरस और रोटा वायरस से तथा कुछ जीवाणु E. कोलाई व C. बेलगम, है ना। ये वायरस कैसे फैलता है? नोरो वायरस या रोटा वायरस से तथा और कुछ जीवाणु के नाम है, बहुत ही IMP है ना। E. कोलाई, ये बहुत बार पूछा गया है ना। E. कोलाई
व सी बेलगम युक्त दूषित भोजन खाने से होता है ना। युक्त दूषित भोजन खाने, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, पेट में दर्द, है ना। क्या लक्षण है इसके, तो पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, उल्टी, बुखार, मल में बलगम और खून आना, है ना, एवं पतला मल होना, है ना, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रोग से शरीर में पानी की कमी होती है, हो जाती है। इस रोग से क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके लिए रोगी को ORS का घोल दिया जाता है। जिसके लिए रोगी को कौन सा, ORS का घोल। इसके उपचार के लिए रोटा वायरस का टीका लगवाना चाहिए, है ना। अगर किसी व्यक्ति को डायरिया से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको रोटा वायरस नामक टीका लगवाना चाहिए। इस रोग के दौरान रोगी को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर भोजन से पहले एवं बाद में हाथ धोना या उन्हें सैनिटाइज करना आवश्यक है। विशेष तौर पे भोजन से पहले, है ना, भोजन करने से पहले एवं बाद में हाथ धोना या उन्हें सैनिटाइज करना आवश्यक है। तो इसमें मुख्य बिंदु ये है, ये नोरोवायरस या रोटावायरस से तथा कुछ जीवाणु ई कोलाई, सी बेलगम दूषित खाने एवं से ग्रसित होते हैं ना। इसमें लक्षण पेट दर्द, ऐंठन, उल्टी, बुखार, मल, बलगम, खून का आना एवं पतला मल, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए ये मतलब इसको शरीर मतलब इसमें क्या है कि इस रोग में शरीर में पानी की होती है, जिससे लिए रोगी को क्या ORS का घोल दिया जाता है ना, और उसके उपचार के लिए रोटा वायरस का टीका लगा दें, ठीक है। चलो डेंगू के बारे में पढ़ेंगे आप, है ना। पहले हमने एड्स के बारे में पढ़ा, फिर डायरिया, फिर डेंगू, है ना। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। कैसा बुखार, हड्डी तोड़, क्योंकि इस रोग में हड्डियाँ, जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। यह रोग प्लेवीविडे कुल के DEN इस विषाणु द्वारा फैलता है। किसके विषाणु द्वारा फैलता है, प्लेवीविडे कुल के DEN विषाणु द्वारा फैलता है, जिसका संचारण मादा एडिस इजिप्ट मच्छर है ना, मादा एडिस इजिप्ट मच्छर द्वारा किया जाता है। जिसका संचारण किसके द्वारा किया जाता है, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा किया जाता है ना। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और इस रोग में हड्डियों में जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। इस रोग में प्लेवीविरिडे कुल के DEN विषाणु द्वारा होता है। यह रोग किसके, प्लेवीविरिडे कुल के DEN विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका संचारण मादा एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा किया जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को कौन सी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यह तथा सही उपचार न होने पर मृत्यु भी हो सकती है। अगर इसका उपचार सही नहीं हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है। इसके लक्षणों में उच्च ज्वर होता है, मतलब बुखार आता है, सिर दर्द, पेट दर्द, आँखों में दर्द, उल्टी, हड्डियों में दर्द तथा मुंह का आंतरिक अंगों में स्त्राव आदि सम्मिलित है ना। तो इसमें भारत में ये सर्वप्रथम कब देखा गया था, 1963 में कोलकाता में, है ना। कहाँ देखा गया था, 1963 में कोलकाता में डेंगू का प्रथम मामला सामने आया था, है ना। सर्वप्रथम भारत में 1963 में कोलकाता में डेंगू का प्रथम मामला सामने आया था। इसके उपचार के लिए डेंगू वैक्सिया, है ना, इसके उपचार के लिए डेंगू वैक्सिया CYD TDV नामक टीका लगाया जाता है ना। इसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, डेंगू वैक्सिया नामक टीका लगाया जाता है, CYD TDY, और ये सर्वप्रथम 1963 कोलकाता में देखा गया, है ना। और जिसका संचारण कौन से मच्छर, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर द्वारा किया जाता है, और इससे ग्रसित लोगों को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसमें ग्रसित व्यक्ति को प्लेटलेट्स की कमी होती है, और इस बुखार में प्लेवीविरिडे कुल में DNA विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। डेंगू किसके विषाणु द्वारा, प्लेवीडी कुल के DEN विषाणु द्वारा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, जीका ज्वर के बारे में देखते हैं। यह ज्वर प्लेवीविडे कुल के जीका वायरस के संक्रमण से होता है ना। ये भी इसी डेंगू वाला मच्छर है, इसमें भी, है ना। कौन सा है, जीका वायरस है ना। प्लेवीविरिडे कुल के जीका वायरस के संक्रमण से होता है, जिसका वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर है ना। इसका वाहक कौन है, एडिस इजिप्टी मच्छर है। इसके अतिरिक्त यह असुरक्षित यौन संबंध तथा संक्रमित गर्भवती महिलाओं द्वारा शिशु में भी फैलता है। इस ज्वर में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। इस ज्वर में क्या नहीं होता है, लक्षण विकसित नहीं होते हैं। सामान्यतः इस रोग में 2 से 7 दिनों तक बुखार और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल आँखें तथा मांसपेशियों में दर्द आदि रहता है ना। इसका सर्वप्रथम
युगांडा के जंगल के बंदरों में सन 1947 में की गई थी, है ना। सन 1947 में इसकी पहचान की गई थी। कहाँ पे? युगांडा के जंगल में, है ना। इस रोग का कोई स्थायी उपचार फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इस ज्वर के लिए पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन नामक दवाई दी जाती है ना। इसके मतलब इसमें कौन सी? जीका वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चेचक के बारे में पढ़ेंगे। चेचक मतलब इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं और इस रोग का संक्रमण कारक है वेरियोला विषाणु। कौन सा? वेरियोला विषाणु। यह रोग दरअसल रोगी का उपयोग किए गए सामान या स्वयं रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलता है ना। यह किसी रोगी ने अगर कोई सामान इस्तेमाल कर लिया है या उसके संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। चेचक कैसे फैलता है? तो वेरियोला विषाणु द्वारा, और ये किसी रोगी के उपयोग के में अगर कोई सामान किसी दूसरे के संपर्क में आया है तो उससे क्या होगा? ये रोग फैलेगा, है ना। चेचक, इसमें रोगी को ज्वर आता है, सिर दर्द, उल्टियाँ होती है। 3 या 4 दिनों के बाद संपूर्ण शरीर लाल दाने निकल आते हैं ना। संपूर्ण शरीर में क्या? लाल दाने निकल आते हैं और ये तरल युक्त होते हैं जो सूखने पर अपने निशान छोड़ते हैं। ये इसके बाद ये सूखने पे क्या होते हैं? निशान छोड़ते हैं। और इसके उपचार हेतु रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए तथा इसका टीका अवश्य लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चेचक वेरियोला विषाणु है, विषाणु से होता है और ये किसी के संपर्क में आने से भी फैलता है। और सिर दर्द, उल्टियाँ इसके लक्षण हैं। और ये 3-4 दिनों के बाद संपूर्ण शरीर पे लाल दाने आते हैं, ठीक है। और ये सूखने के बाद अपने निशान छोड़ जाते हैं। आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, निपाह रोग के बारे में पढ़ते हैं। निपाह रोग क्या होता है? तो यह रोग पैरामिक्सो समूह के निपाह वायरस के द्वारा होता है। ये रोग किसके द्वारा होता है? पैरामिक्सो समूह के निपाह वायरस के द्वारा फैलता है। यह वायरस प्राय फलाहारी चमगादड़ में पाया जाता है जो इनमें सूअर और मनुष्यों में फैलता है, और ये सूअर और मनुष्यों में भी फैलता है। इस वायरस में तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित होता है, जिनमें रोगी को बुखार, सिरदर्द, उल्टी, मानसिक भ्रम तथा सांस लेने में समस्या होती है। इस वायरस की सर्वप्रथम पहचान 1999 में मलेशिया में हुई थी, है ना। इस वायरस की पहचान कहाँ हुई थी? 1999 मलेशिया में। इसका अब तक कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसमें रोगी को आराम करना चाहिए और लक्षणों का उपचार करना चाहिए। निपाह रोग, इसमें कुछ मेन बिंदु पढ़ लेते हैं अपन, है ना। एक बार रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो निपाह रोग ये पैरामिक्सो समूह के निपाह वायरस से होता है ना। निपाह रोग कैसे? पैरामिक्सो समूह के निपाह वायरस से होता है। ये प्राय फलाहारी चमगादड़ में पाया जाता है जो इनमें सूअर और मनुष्यों में फैलता है। और वायरस में तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित होता है। वही रोगी को सिर दर्द, बुखार, उल्टी तथा मानसिक भ्रम, सांस लेने में समस्या। और मेन बिंदु ये है कि इस वायरस की सर्वप्रथम पहचान 1999 में की गई थी, मलेशिया में हुई थी, है ना, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद हमारे ये विषाणु जनित रोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे हम, है ना। एक और बचा अपने इबोला ज्वर, जो IMP है ना। इसे हेमोराजिक ज्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेमोराजिक ज्वर भी कहते हैं। इस ज्वर का संक्रमण प्लेविडे कुल के इबोला वायरस द्वारा होता है। इबोला वायरस किसके द्वारा? हेमोराजिक ज्वर भी कहते हैं इसको। और इस ज्वर का संक्रमण प्लेविडे कुल के इबोला वायरस द्वारा होता है। यह रोग संक्रमित जानवरों जैसे सूअर, चमगादड़, बंदर या रोगी के पसीने, मल, खून तथा लार के सीधे संपर्क में आने से होता है ना। अफ्रीका की इबोला नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है ना। कहाँ की? अफ्रीका की इबोला नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, क्योंकि यह वायरस सर्वप्रथम इबोला नदी के क्षेत्र में मिला था। ये वायरस कौन सा? इबोला नदी के क्षेत्र में मिला था। इस रोग में रोगी को बुखार, सिरदर्द, दस्त, आँख, नाक, मुंह में रक्त स्त्राव, कमजोरी तथा मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। इसका कोई स्थायी उपचार उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके उपचार के लिए अफ्रीका में VSV, EBOV या RVSV जेबो टीके का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो इबोला हेमोराजिक ज्वर भी कहते हैं। प्लेविविरिडे कुल के इबोला वायरस से होता है ना। ये इबोला नदी, अफ्रीका की इबोला नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, है ना। तो चलो आज हमने ये विषाणु का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, थैंक यू।